होगा। तो तालों का शहर और एक ऐसा शहर जो नवाबों का होते हुए भी बेगमों के शहर के तौर पर जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जिसे मसाजिद का दर्जा हासिल है, ताजुल मसाजिद, और सबसे छोटी मस्जिद उसके ठीक सामने यह शहर है भोपाल। वो भोपाल जहां से मैमूना सुल्तान, शंकर दयाल शर्मा, उमा भारती ऐसे बड़े दिग्गज पहुंचे सांसद बनकर। भोपाल लोकसभा सीट सूबे में हमेशा से वीआईपी रही है। शंकर दयाल शर्मा का जिक्र आया तो मैं आपको बता दूं, वो उस दौर में मुख्यमंत्री रहे हैं जब मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था। यह हमेशा से वीआईपी सीट है। इसी सीट ने मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया, देश को राष्ट्रपति दिया। इस संसदीय सीट का इतिहास भी काफी दिलचस्प। आजादी के पहले भोपाल हैदराबाद के बाद देश का सबसे बड़ा मुस्लिम राज्य था। दिलचस्प ये 1819 से लेकर 1926 तक भोपाल पर 4 बेगमों ने राज किया। याद करिए, मैंने कहा था बेगमों का शहर, इसीलिए भोपाल को नवाबों और बेगमों का शहर कहा जाता है। 1989 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा। इस बार कांग्रेस के सामने जीतने की चुनौती तो बीजेपी के सामने अपने गढ़ को बचाने की। बीते चुनाव के समीकरण को समझ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किसका पलड़ा भारी है, क्या ट्रेंड्स कह रहा है। आप जो जनादेश देने जा रहे हैं वो उसके ट्रेंड्स क्या कुछ हो सकते हैं, उसे हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इसलिए आपको समझ लेना है, बाद में बताऊंगा। पहले देख लीजिए भोपाल का वोट परसेंटेज देख लीजिए। 2009 45% से ज्यादा, 2014 57% से ज्यादा, 2019 65% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई है। यह वोट परसेंटेज है। अभी हम आपको यहां पर यह भी बताएंगे किससे कितना मिला। जीत के मार्जिन को समझ लीजिए। 2009 में लीड है 65,157, 2014 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा। ये वेव का कमाल है, मोदी लहर। 2019 में भी 3 लाख से ज्यादा का वोटिंग परसेंटेज रहा। जो ठाकुर हैं, प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी भी लगाती हैं अपने नाम के आगे, और गोडसे की वो परम भक्त हैं, उन्हें भोपाल ने चुनकर भेजा था 2019 में। ये जीत का मार्जिन आपने देखा परसेंटेज के लिहाज से। वोट परसेंटेज, जीत का मार्जिन एक स्क्रीन पर आपके लिए। 2009 में 45% से ज्यादा, जीत का मार्जिन 65,000 से ज्यादा। 2014 57% से ज्यादा वोटिंग, जीत का मार्जिन 3 लाख से ज्यादा। 2019 65% वोटिंग, जीत का मार्जिन 3 लाख से ज्यादा। इस बार वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहे हैं उस पर भी आप नजर रखिएगा। ये सारी तैयारी हम आपकी करवा रहे हैं। ये जो पाठशाला चल रही है 4 तारीख को बहुत काम आएगी। अब ये आपने देख लिया किस तरीके से वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन रहा भोपाल लोकसभा। ये पहली लोकसभा है। इसके अलावा भोपाल के अलावा हम विदिशा की भी आज बात करने वाले हैं। क्या स्थितियां भोपाल की रही हैं वो देख लीजिए। अब वोट शेयर के हिसाब से समझ लीजिए। 2014 63% वोट बीजेपी के पास और 30% वोट कांग्रेस के पास। 32% का अंतर है, तकरीबन 32। 2019 को समझ लीजिए 61% वोट बीजेपी के पास, 35% वोट कांग्रेस के पास, 25% यहां डिफरेंस रहा। पिछले बार के मुकाबले थोड़ा फर्क। अब चेहरे जान लीजिए। आलोक शर्मा महापौर थे, नाराज हो गए। महापौर होते हुए नाराज हो गए। भोपाल में बारिश हो गई, कुर्सी लगाकर सड़क पर बैठ गए। आलोक शर्मा हिंदुत्व का चेहरा है। उनके सामने अरुण श्रीवास्तव को मौका दिया गया है। पिछले बार अरुण श्रीवास्तव की जगह आपने तस्वीरें देखी होंगी, दिग्विजय सिंह की थी। बड़े मार्जिन से हार भी हुई, वो आंकड़े भी हमने आपको बताए। इस बार आलोक शर्मा बनाम अरुण की ये पूरी लड़ाई है। बहुत खास मेहमान हमारे साथ, रमेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आपके लिए वो डिकोड करेंगे। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और रमेश शर्मा साहब, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। भोपाल सीट का हमने हिस्ट्री बताई है, किस तरह से वहां की हिस्ट्री रही है। मैं आपकी नजर से अपने दर्शकों के लिए समझना चाह रहा हूं भोपाल को लेकर आपका प्रेडिक्शन। रमेश शर्मा सर। तौर पर जो आपने हिस्ट्री बताई है बहुत अच्छी बताई है। इसमें 2-3 बातें और जोड़ लीजिए। भोपाल का उल्लेख जो है वो रामायण काल में मिलता है। पांडवों का अस्तित्व भी यहाँ मिलता है। मौर्यों की लाट यहाँ है। और ये शहर स्वास्तिक पर ऊपर बना हुआ है। यहाँ जामा मस्जिद है, वो अगर स्वास्तिक मान ले तो उसके आधार पर बना हुआ है। और जैसी ग्रह नक्षत्र में सूर्य, चंद्र, गुरु की स्थिति, शुक्र की स्थिति है, उस आधार पर यहाँ प्राचीन मोहल्लों के नाम हैं। और यहाँ लगभग 2.5 लाख वर्ष पहले की मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो बाकणकर जी ने खोजे हैं। तो भोपाल इतना प्राचीन
नगर है। अब दूसरी बात जो अब आती है, हम जिस चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ से शंकर दयाल शर्मा भी चुन करके गए हैं, मेमूना सुल्तान चुन करके गई हैं, और केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग भी यहाँ से चुन करके गए हैं। और तो कुल मिलाकर के, लेकिन 89 के बाद से जो यहाँ का बदला है, यद्यपि 89 से पहले भोपाल में 71 का जो लोकसभा का चुनाव 77 का था, उसमें भी कांग्रेस हारी थी, लेकिन 89 के बाद जो फिर जो कांग्रेस की हार शुरू हुई है, तो कांग्रेस उस सीट को दोबारा फिर कभी जीत नहीं पाई। इस बार जो उम्मीदवार है, इस बार दोनों के दोनों उम्मीदवार बहुत ज़्यादा सक्रिय है। कहीं ना कहीं इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक कदम आगे दिखती है। वोट का जो परसेंटेज, हार जीत का परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। उसका कारण मतदान का प्रतिशत गिरेगा इस बार, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में जो मतदान प्रतिशत बढ़ने के कारण थे, उस बार थोड़ा सा वो कारण 19 है। बहुत संभव है कि 2019 की तुलना में भोपाल में मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा कम हो, और उसके कारण हार जीत का जो अंतर है वो कुछ घटे। बाकी परिणाम के में बहुत ज़्यादा परिणाम में परिवर्तन की गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही। जी, परिणाम में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। सुरेश शर्मा सर, भोपाल को लेकर आपका कमेंट। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि गैस कांड के बाद, भोपाल का सबसे जो दुखद प्रसंग है गैस कांड, उसके बाद से भोपाल की राजनीतिक फिजा में बदलाव आया, और उस बदलाव के बाद वहाँ लगातार भाजपा जीतती रही। लेकिन इसके पहले रमेश जी भाई साहब ने जैसा बताया कि जनता पार्टी के समय जीते थे, लेकिन एक बड़ा अचरज भरा एक किस्सा और भी है, और वो है कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी से जुड़ा हुआ। उन्होंने भोपाल लोकसभा से चुनाव लड़ा और 1967 में वो पार्लियामेंट में पहुंचे थे। और जगन्नाथ राव जोशी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। एक बार वो यहाँ से जीते भोपाल से, दूसरी बार वो राजगढ़ से जीते। तो इसलिए, और कर्नाटक से आकर के मध्य प्रदेश में जीते, इसलिए ये समझा जा सकता है कि भोपाल की मानसिकता, चाहे वो ध्रुवीकरण के कारण हो, चाहे अन्य कारणों से हो, या यहाँ की समन्वयपूर्ण राजनीति के कारण हो, भोपाल का जनमानस जो है वो जनसंघ के समय से ही भाजपा के पक्ष में भी खड़ा दिखा था। कांग्रेस का निश्चित रूप से बड़ा नेतृत्व था यहाँ। तो यहाँ से जैसे शंकर दयाल जी शर्मा जैसा एक बड़ा व्यक्तित्व जो भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि दूसरा उनका लोकसभा चुनाव था, जिस ताजुल मस्जिद की आप चर्चा करते हैं उसके आसपास की ज़मीनों से जुड़ा हुआ बड़ा विषय है जो चर्चा में लाया जा सकता है, लेकिन उसका बहुत औचित्य अब नहीं रहा उसका। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भोपाल की जो मानसिकता है वो बहुत ही मिलनसार मानसिकता है, जिसके कारण ये अब भाजपा का गढ़ बन गया है। ये बात भी व्यवहारिक लगती है मुझे कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो जिस क्षेत्र से आते हैं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि आती है, वो जिस समाज से आते हैं, वो भी एक प्रभाव रहेगा। और जैसा कि ये बात हम सब लोग चर्चा में कर ही रहे हैं कि भोपाल का मार्जिन शायद कुछ कम हो सकता है। ये हो सकता है कि दिग्विजय सिंह जी की जो हार थी भोपाल से, उसके आसपास थोड़ा सा कम हो जाएगा, 25 हज़ार 50 हज़ार का, इससे ज़्यादा का नहीं। जहाँ तक मतदान के प्रतिशत का प्रश्न है, तो अभी हम सब लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 2019 में जो मतदान हुआ था वो 2024 में नहीं हो रहा, और ये देश भर में दिखाई दे रहा है। मोदी जी की लहर 2014 में थी, उस मतदान के प्रतिशत से पूरे देश भर में मतदान का प्रतिशत अधिक है। हाँ। लेकिन 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक का जो एक इमोशनल मामला देश के साथ जुड़ा था, राष्ट्रभक्ति का मामला जुड़ा था, उसके कारण 7 से और 15% तक की मध्य प्रदेश में मतदान की वृद्धि हुई थी, जो अप्रत्याशित थी और उतनी संभव नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है, गर्मी का मौसम है, कितना मतदान प्रतिशत जाता है, लेकिन 2014 से कम नहीं रहने वाला। और उसका प्रभाव ये आएगा कि इस सीट में कहीं बहुत लंबा चौड़ा परिवर्तन की या कम से हार जीत की संभावना मैं तो नहीं देखता हूं। बिल्कुल। और ये बात भी है, 2019 का जब जिक्र किया जाता है, प्रज्ञा से प्रेम कितना था लोगों का, वोटर्स का, उससे ज्यादा मैटर ये भी सेट कर दिया गया कि लोगों में नाराजगी दिग्विजय को लेकर सेट की गई थी। खैर, आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहें। एक और सीट जो बहुत महत्वपूर्ण है, विदिशा सीट। विदिशा का हम जिक्र करेंगे, विदिशा संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे। 1967 में परिसीमन के बाद विदिशा संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें, रायसेन जिले की 3, विदिशा से 2, सीहोर जिले से 2, देवास की 1 सीट में शामिल है। विदिशा बीजेपी के लिए जनसंघ, बीजेपी और जनसंघ का अभेद्य किला है। बीजेपी जनसंघ, इस पर नजर रखिए, मैं आपको समझा रहा हूं अभी। वैध मतों में से 50% या इससे ज्यादा वोट इन्हें मिलते हैं। बीजेपी का यह किला है, 1989 से लगातार कब्जा, और इस बार दो दिग्गजों के बीच जो 33 साल पहले आमने सामने थे, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस के पूर्व सांसद भानु प्रताप शर्मा,
सीट से चुनावी मैदान में। विदिशा ने कई दिग्गजों को भेजा है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उनका लगाव, सुषमा स्वराज वो भी इस सीट से थी, बहुत दिग्गज इस सीट से निकलकर आए हैं। फटाफट समीकरण समझ लीजिए। 2009 में 45% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है, 2014 में 65% से ज्यादा वोटिंग और 2019 में 71%। दरअसल पिछले बार अप्रैल में ही चुनाव की शुरुआत हो गई थी, तब गर्मी उतनी भीषण थी नहीं। यह है वोट का परसेंटेज विदिशा लोकसभा का 2009, 2014, 2019। अब हम आपको यह भी बताते हैं, इस परसेंटेज के साथ जीत के मार्जिन को देख लीजिए। 2009 में 3 लाख से ज्यादा की लीड बीजेपी, 2014 4 लाख से ज्यादा की लीड बीजेपी को, 2019 5 लाख से ज्यादा की लीड बीजेपी को मिली है। यह हो गया जीत का मार्जिन। परसेंटेज की भी हम बात कर ली जाए, किससे कितना परसेंटेज मिला, वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन देख लीजिए। 2009 45%, जीत का मार्जिन 3 लाख से ऊपर। 2014 65%, 4 लाख से ऊपर। 2019 71%, 5 लाख से ऊपर। वोट प्रतिशत में इजाफा और उसके पैरेलल आपको जीत का मार्जिन भी नजर आएगा। पर जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि यह किला है, यह बीजेपी के लिए एक किला है। अब वोट शेयर दोनों पार्टियों के लिहाज से आपको समझ लेने चाहिए। 2014 की बात कर ली जाए, 66% वोट बीजेपी के खाते में, 28%, 38% का अंतर रहा 2014। 2019 में 68% बीजेपी के पास चले गए, 27% कांग्रेस के पास रहे और कम हुए, अंतर 40% तक। दरअसल बार बार बात यही कही जा रही है कि ये जो 40% का अंतर है, शिवराज इसे और बड़ा करना चाहते हैं, इस रंग की तरफ वो खींचना चाहते हैं। ज्यादातर विदिशा में जो बातचीत चल रही है वो इन्हीं चीजों को लेकर चल रही है। विदिशा में अगर जो चौक चौराहों पर चर्चा होती है, मुकाबला देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी, प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस की तरफ से 33 साल बाद आमने सामने। शिवराज सिंह चौहान, उनकी सभाओं में मोदी का पोस्टर भी आपको नजर आएगा, केंद्र की योजनाएं भी नजर आएंगी और लाडली बहनों का प्यार भी उन्हें लगातार मिल रहा है। मामा शब्द, ये स्थितियां विदिशा की हैं। और जैसी भोपाल की बात हो रही थी, 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, रमेश जी, सुरेश जी हमारे साथ बने हुए, फिर से उनके पास में आपको लिए चलूंगा। तो रमेश सर, इस बार शुरुआत विदिशा से गढ़ है। जितनी भी रिपोर्ट ज्यादातर की जा रही हैं वो यही की जा रही हैं कि शिवराज एक रिकॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं। पर अगर हम सहज शिवराज की बात करें तो वो हालांकि अपने मुख्यमंत्री रहते हुए जो बाकी का कार्यकाल था उनमें वो थोड़ा एग्रेसिव हुए, पर हमें वही सहज शिवराज नजर आते हैं। इन सब के बीच विदिशा की स्थिति, रमेश सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि शिवराज चौहान जो है वो एक जमीनी कार्यकर्ता है। हाँ। और जमीन की सक्रियता, एक कार्यकर्ता का भाव जब वो मुख्यमंत्री रहे तब भी नहीं छूटा और सांसद रहे वो तब भी नहीं छूटा, और वो जो संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे भाजपा में तब भी वो नहीं छूटा सहज। और फिर वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने विदिशा संसदीय क्षेत्र में सतत संपर्क बना के रखा। विदिशा में एक गणेश मंदिर बनवाया और सारे विकास किए। अगर आप देखें तो नसरुल्लागंज से लेकर के जो पूरी पट्टी है बाड़ी तक जो जाती है, हाँ, सिलवानी तक, रोड कहीं ना कहीं 4 लेन रोड बना है, विकास भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ है। और जो रायसेन जिले में जैसे ही नर्मदा नदी शुरू होती है और वहाँ से खाते गांव तक, हाँ, सारे के सारे नर्मदा जी के घाट बड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने क्षेत्र से मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो क्षेत्र से जुड़े रहे और उनका गांव गांव में संपर्क है। फिर इसके अलावा एक बात और है, जिन दोनों मुख्यमंत्री थे शिवराज जी, उन दोनों श्रीमती साधना सिंह लगभग प्रति सप्ताह विदिशा जाती थी। वहाँ उन्होंने कन्याओं का एक आश्रम बना रखा है, जो निराश्रित कन्याएं होती हैं उनको गोद लेने की, उनकी शादी करने की। तो उनका जमीन से और समाज से जुड़ाव शिवराज का है। अब सवाल इस बात का यही है कि वोट का अंतर क्या होगा और वो कितना रिकॉर्ड बनाएंगे। मुझे जो लग रहा है कि मतदान का प्रतिशत थोड़ा बहुत विदिशा में भी फर्क आएगा, पिछली बार की तुलना से फर्क होगा, लेकिन फिर भी मुझे जो लग रहा है कि पोलिंग का जितना भी पोलिंग होगा उसमें यदि 60% शिवराज टच कर लें तो मुझे उसमें बहुत आश्चर्य नहीं होगा। यद्यपि प्रताप भानु शर्मा जमीनी नेता हैं और वो छात्र राजनीति से जमीन से जुड़े हुए हैं और उनका भी संपर्क है, लेकिन बीच में थोड़ा सा संपर्क उनका थोड़ा कम हुआ था
और लेकिन वो बराबर संपर्क में, और एक पूरा समूह जो है वहाँ पर कांग्रेस का एक बोर्ड है। लेकिन एक बात और ललित जी मैं आपको बताऊं, विदिशा की अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो विदिशा की पृष्ठभूमि हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रभाव की रही है। करपात्री जी महाराज ये पूरी नर्मदा पट्टी पर रायसेन जिले में विदिशा जिले के गांव-गांव गए हैं। करपात्री जी महाराज वही हैं जिन्होंने गौ रक्षा का आंदोलन किया था। हाँ। स्वरूपानंद जी, निश्चलानंद जी और निरंजन देव तीर्थ जैसे, सत्यमित्रानंद जी जैसे उनके शिष्य रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक धर्म की नगरी रही है। और रामायण काल में शत्रुघ्न के पुत्र को अलाट हुआ है विदिशा। तो कुल मिलाकर के वो एक ऐतिहासिक नगरी रही है और सांस्कृतिक उसकी पृष्ठभूमि है, इस कारण उसका झुकाव जो है। और एक और उदाहरण देना चाहता हूं, जब वो पहली बार संसदीय लोक क्षेत्र बना 1967 में, कल्पना कर सकते हैं जनसंघ ने दिल्ली से पंडित शिव शर्मा जी को विदिशा भेजा और वो चुनाव जीते। 1971 का चुनाव दो दिग्गजों का चुनाव था, दिल्ली से रामनाथ जी गोयल का जो कि मीडिया से ही जुड़े हुए थे, वो और मणिभाई पटेल जो बीड़ी वाले जो थे, दोनों ने जाके चुनाव लड़ा और मणिभाई पटेल हारे और रामनाथ गोयल का जीते। तो कुल मिलाकर के वो क्षेत्र जो है वो हमेशा से राष्ट्रभाव के प्रति है। चिन्ह चाहे किसी का हो, वो भाजपा का हो, किसी का हो, राष्ट्र और संस्कृति। और शिवराज सिंह चौहान ने उस बात को मजबूत किया है। गौशालाओं को उन्होंने जो संरक्षण दिया है, मंदिरों को जो पुनर्निर्माण किया है, बेतवा के घाट, नर्मदा के घाट, तो निश्चित रूप से उनका समर्थन भारी मिलना है। जी सुरेश सर, आपके पास आ रहा हूं। एक कोट और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाह रहा हूं, विदिशा पर आप कमेंट करें। कार्तिकेय चौहान का एक बयान आया कि कार्यकर्ता लहर के फेर में ना पड़े, बिल्कुल सक्रियता से काम करें। इसके साथ आपका जो प्रेडिक्शन है विदिशा को लेकर। देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई है और मैं इस पे भी कुछ बोलना ही चाह रहा था, आपने अवसर दिया। सबसे महत्वपूर्ण इस समय मध्य प्रदेश में 3 लोकसभा सीटें हैं। वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की गुना, खजुराहो वीडी शर्मा जी की और विदिशा शिवराज जी की। यहाँ मध्य प्रदेश में ज्यादा इन सीटों पर यह ध्यान है कि इन तीनों में से मार्जिन से सबसे ज्यादा कौन जीतेगा। जी। तो आप ये देखिए, खजुराहो में यदि कोई व्यक्ति सामने नहीं है ढंग का, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी को उल्लेख करना पड़ा, मुख्यमंत्री जी को 3 बार रोड शो करना पड़ा ताकि वोट का परसेंटेज भी बढ़े और उसके बाद मार्जिन भी। आप देख लीजिए कि वोट के परसेंटेज में बहुत ज्यादा कोई गिरावट खजुराहो में नहीं आई, जबकि सामने कोई प्रतिद्वंदी कैंडिडेट नहीं था। यही हाल विदिशा में सुषमा स्वराज जी के समय था, जब राजकुमार पटेल का नामांकन रद्द हो गया था और मत प्रतिशत घट गया था। तो ये सारी चीजें हैं। शिवराज जी की एक अन्य विशेषताओं के साथ मैं एक महत्वपूर्ण बात उल्लेखित करना चाहता हूं कि वे समाज के सामान्य वर्ग से लगाकर सभी वर्गों के साथ उनका तालमेल है। उन्होंने जो लाडली लक्ष्मी योजना है सरकार में आने के बाद प्रारंभ की, वो तो एक बात है। जी। लेकिन इससे पहले वो अपने संसदीय काल में ही 151 लड़कियों के विवाह करा चुके थे अपनी संसदीय निधि और जनता के सहयोग से। तो उनका जो ये अटैचमेंट है जनता के साथ वाला, ये आज भी काम कर रहा है। जिस प्रकार के मृदुभाषी शिवराज जी हैं, उसी प्रकार के मृदुभाषी जो है प्रताप भानु शर्मा भी हैं। लेकिन राजनीतिक सक्रियता और राजनीतिक दल के साथ प्रतिबद्धता का एक विषय ऐसा है जिसके कारण प्रताप भानु जी अपने आप में मृदुभाषी होने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। सुरेश सर, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, दरअसल वक्त की बहुत कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सवाल जब आप लोग जुड़ते हैं तो सवाल हमारे कम नहीं होते हैं, बहुत सारे सवाल मेरे अपने ही रहते हैं। और हमने एक बात और भी, ये चुनाव दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के राजनीतिक अस्तित्व के लिहाज से भी काम करेगा। उसमें से एक जो सीट है विदिशा, उस पर भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो ये चर्चा लगातार, ये सीटें हम आपके लिए डिकोड कर रहे हैं। और आज जो रमेश सर, सुरेश सर ने बताया है, 4 तारीख को बहुत मार्के के पॉइंट्स इसी से निकल कर आएंगे, इसी वजह से आपको समझाया। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जय जय श्री राम। विकास भी होगा